नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत लाल श्रृंखला यूट्यूब चैनल के इस सेगमेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। 10 अप्रैल 2023 को भारतीय निर्वाचन आयोग का एक महत्वपूर्ण फैसला आया और यह फैसला भारत के नेशनल पार्टी से संबंधित था। भारत में राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन से होंगे उससे संबंधित 4 दिन पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया, जिसमें एक बहुत ही नई पार्टी आम आदमी पार्टी, आप जो दिल्ली और पंजाब में शासन कर रही है, उसको भारत में नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया, भारत में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम सभी को राष्ट्रीय पार्टी से संबंधित जो नियम है, कौन सी ऐसी सुविधाएं उनको दी जाती है, उसके बारे में हम जानें। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सभी यह डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि भारत में राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन सी है, भारत में राष्ट्रीय पार्टी देने का क्राइटेरिया क्या है और राष्ट्रीय पार्टी बनने के लाभ क्या है। तो शुरुआत में अगर देखें तो अभी 10 अप्रैल के बाद भारत में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां बची है, क्योंकि 10 अप्रैल को जहां पर आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, वहीं 3 राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया गया। तो अभी राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 है। उसमें भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जिसको कहते हैं, एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी जो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे राज्यों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और खास करके मेघालय में सरकार चला रहा है। पीएस संगमा ने जो कि स्थापना किया था कुछ साल पहले उस पार्टी का। और एक ध्यान रखने की बात है यह भी है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का वह एकमात्र पार्टी है जो वहां पर उसका बेस है, उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। 2019 में उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था। और एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली से शुरू होकर पंजाब में वह अभी शासन कर रहा है, अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी। वह 6 पार्टियां हैं जो कि अभी नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। 3 ऐसी राष्ट्रीय पार्टी जिसको अभी डी रिकॉग्नाइज किया गया है, मतलब कि पहले वह राष्ट्रीय पार्टी था लेकिन अब वह राष्ट्रीय पार्टी नहीं रहा है। उसमें से तृणमूल कांग्रेस जो कि ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में है, साथ ही साथ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो कि महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन करता है, शरद पवार की पार्टी है, और तीसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कि बहुत ही एक पुरानी पार्टी है जिसका बंगाल और केरला में काफी प्रभाव रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसके प्रदर्शन को देखते हुए इसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। अब वह राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही है। तो यह भी ध्यान रखने की बात है कि बेसिकली यह जो नेशनल पार्टीज है वह किस आधार पर दिया जाता है, कौन से लॉज के अनुसार दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बेसिकली यह राइट है, वह अधिकार है कि वह राष्ट्रीय पार्टी के बारे में बताता है, उसके बारे में नियम और परिनियम बनाता है। भारत में जो कि एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जहां पर स्थापित है, संसदीय शासन व्यवस्था के आधार पर यहां सरकारें चल रही है, वहां पर एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुदलीय शासन, बहुदलीय एक पार्टी सिस्टम के रूप में काम करता है। मतलब कि बहुत सारी ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज यहां पर काम करता है और इसलिए भारत का जो लोकतंत्र है वह माना जाता है कि बहुत ही ग्लोरियस लोकतंत्र है, बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लरिश कर रहा है। और पिछले 75 सालों के इतिहास में अगर हम देखें तो बहुत कम ऐसा समय है, 2 साल अगर आपातकाल का छोड़ दें तो एक लंबा इतिहास रहा है जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था हमेशा ही सुदृढ़ रही है। तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है पार्टीज का, पॉलिटिकल पार्टीज का। तो पॉलिटिकल पार्टीज को मुख्य रूप से नेशनल पार्टीज, रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज जिसको स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी और तीसरा रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, ये 3 तरह के पार्टियां हैं। और भारत में कुल मिलाकर के लगभग 2400 से ज्यादा पार्टियां हैं, जिसमें से कि 2300 जो पार्टी है, 2300 जो पार्टीज है वह रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज है। 50 से ज्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज है वह स्टेट पार्टीज है, जिसको रीजनल पार्टीज भी कहते हैं, क्षेत्रीय दल कहते हैं या फिर राज्य के दल कहते हैं, जो कि अलग अलग राज्यों में उसको कुछ नियम के अनुसार उसको पंजीकृत किया जाता है, जिसको मान्यता दी जाती है। और राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी, जिसको अभी हमने बात किया कि 6 ऐसे राष्ट्रीय पार्टी है। नेशनल पार्टी बेसिकली नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो बेसिकली नेशनल होराइजन पे हो, मतलब कि जिसका कि 1 से अधिक राज्यों में प्रभाव हो और आमतौर पे
वह राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा हो। यह जरूरी नहीं है कि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी जो है वह सारे के सारे भारत के राज्यों में वह अपना उम्मीदवार खड़ा करे या अच्छा प्रदर्शन करे, यह बहुत जरूरी नहीं है। उसके क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वह इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 जो 1968 में एक इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर आया 1968 का, उसके अनुसार वह पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल देती है और कौन से पार्टीज नेशनल पार्टीज होगी, कौन से पार्टीज स्टेट पार्टीज होगी, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होगी, उसको वह मान्यता देती है। और हाल ही में 2019 में पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन सिंबल्स 2019 का हैंडबुक इलेक्शन कमीशन ने निकाला था, जिसमें कि बहुत ही विस्तृत तरीके से उन्होंने बताया था कि सिंबल देने की प्रक्रिया क्या होती है और बाकी जो मान्यता देने की जो प्रक्रिया होती है इलेक्शन कमीशन किस आधार पर तय करता है। 10 अप्रैल को जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया नेशनल पार्टीज को लेकर, तो केवल वह नेशनल पार्टीज से संबंधित फैसला नहीं था, बल्कि वह स्टेट पार्टीज में भी बहुत सारे फेरबदल हुए हैं कि जो राज्य में मान्यता प्राप्त दल थे उसमें से बहुत सारे दलों की मान्यता राज्य स्तर पर खत्म की गई। वैसे कौन से ऐसे दल हैं, तो हम लोगों को उसमें मूल रूप से कुछ दलों के बारे में निश्चित रूप से जानना चाहिए। पहला अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में आरएलडी, जिसको राष्ट्रीय लोकदल कहा जाता है, वहां पे जो चौधरी चरण सिंह पहले प्रधानमंत्री थे, उनके बेटे जयंत सिंह अभी पार्टी चला रहे हैं। वह आरएलडी जो है उसको उत्तर प्रदेश से राज्य स्तर की पार्टी की मान्यता खत्म कर दी गई है। दूसरा बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति, जो आंध्र प्रदेश में पहले राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त दल था, उसको मान्यता खत्म कर दिया गया। मणिपुर में पीडीए, पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस, उसको मान्यता खत्म कर दिया गया। पुडुचेरी से पीएमके पट्टाली मक्कल कची तमिलनाडु में भी काम करती है, लेकिन वह तमिलनाडु में भी राज्य स्तर का मान्यता प्राप्त दल है, लेकिन पुडुचेरी से उसकी मान्यता खत्म कर दी गई है। वेस्ट बंगाल में आरएसपी, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, को राज्य स्तर का वेस्ट बंगाल से मान्यता खत्म की गई है। और आखिर में मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ऐसा पार्टी है एमएसएमपीसी, जिसको कि मिजोरम से राज्य स्तर का मान्यता खत्म किया गया है। तो ऐसे 6 दल है जिसको कि राज्य के पार्टीज के रूप में पहले मान्यता थी, लेकिन अभी 10 अप्रैल के बाद इसको मान्यता खत्म किया गया है। और किसको मान्यता अगर दिया गया राज्य स्तर पे, तो एक बहुत महत्वपूर्ण दल के बारे में हम लोगों को जानना चाहिए, एलजेपी, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी, अभी विभाजन हुआ है और रामविलास करके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो कि चिराग पासवान उसको चला रहे हैं, उसको बिहार में रीजनल पार्टीज के रूप में, स्टेट पार्टीज के रूप में मान्यता दिया गया है। तो ऐसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसको कि उन्होंने मान्यता खत्म किया है और कुछ ऐसे दल हैं जिसको मान्यता दिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि क्राइटेरिया क्या है, कौन सी ऐसी शर्तें हैं जिसको पूरा करना जरूरी है ताकि वह नेशनल पार्टीज बनती है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि 6 पार्टीज में बहुजन समाज पार्टी है, तो एनपीपी है, उसमें कुछ और पार्टीज है, लेकिन बहुत सारी पार्टीज ऐसे भी हैं जो शायद आप सोच रहे होंगे कि वह तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, चाहे जेडीयू है बिहार में, आरजेडी हो बिहार में, शिवसेना हो महाराष्ट्र में, एआईएडीएमके और एमडीएमके हो तमिलनाडु में, अकाली दल हो पंजाब में, ऐसे बहुत सारे पार्टीज हैं जो कि अलग अलग राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन फिर भी उसको नेशनल पार्टीज का दर्जा नहीं मिला है। जबकि बीएसपी ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज को दर्जा मिल गया है, एनपीपी को दर्जा मिला हुआ है, अभी आम आदमी पार्टी को दर्जा मिला है। तो कुछ ऐसे शर्तें हैं जिसको पूरा करना जरूरी है। हो सकता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपने राज्य में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता हो, लेकिन उसका अन्य जगहों पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं हो। खास करके आप देखोगे जेडीयू, तो बिहार में उसका प्रभाव तो है, लेकिन अन्य राज्यों में बिल्कुल ही प्रभाव नहीं है। एआईएडीएमके आप देखोगे तो एआईएडीएमके का तमिलनाडु ऐसे राज्य में 39 सीटों में से वह 35 से ज्यादा सीटें कई बार जीतता है, लेकिन बाकी राज्यों में उसका प्रभाव ना के बराबर है। तो ऐसे कुछ शर्तें निर्धारित की गई है और यह जो शर्त है वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि बेसिकली वह किन आधार पर तय करता है। वह बेसिकली 2 कंसेक्यूटिव जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं उसके बाद वह निर्धारित करता है। तो यह जो अभी फैसला आया है 2023 10 अप्रैल को, यह 2014 के लोकसभा इलेक्शन और 2019 के लोकसभा इलेक्शन, इन 2 लोकसभा इलेक्शंस के साथ साथ इनके बीच में 21 विधानसभाओं के जो इलेक्शंस हुए हैं
उसको मिला करके एक मानदंड तय किया और इसके बीच में जो पार्टीज ने क्राइटेरिया को पूरा किया है उसको नेशनल पार्टीज का दर्जा दिया गया या फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल पार्टीज के दर्जे से हटाया गया है। तो उसके क्राइटेरिया के बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। 3 ऐसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया हैं और 3 क्राइटेरिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी भी एक क्राइटेरिया को वह पूरा करता है तो वो नेशनल पार्टी बनने का हकदार होता है। पहला वह क्राइटेरिया है कि कोई भी जो दल है वह 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्य या 4 राज्यों से अधिक राज्यों में राज्य स्तर का दल के रूप में अगर मान्यता प्राप्त हो या क्षेत्रीय दल के रूप में अगर मान्यता प्राप्त होता है तो वह राष्ट्रीय पार्टी बन सकता है। पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया यह है कि एक जो राजनीतिक पार्टी होता है, कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी होता है, वह 3 अलग अलग स्टेट से लोकसभा का कुल सीटों का 2% सीट अगर जीतने में कामयाब होता है तो वह राष्ट्रीय पार्टी बन सकता है। मतलब कि लोकसभा की सीटें 543 है तो 2% सीट उसका होता है 11 सीट। 11 सीट वह अगर जीतता है तो वह राष्ट्रीय पार्टी बन सकता है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि 11 जो सीट होना चाहिए वह कम से कम 3 राज्यों से उसका आना चाहिए। किसी एक राज्य से अगर वह 11 सीट जीतता है तो वह राष्ट्रीय पार्टी बनने का हकदार नहीं होगा। 3 राज्यों से 11 सीट अगर लोकसभा का सीट जीत कर आता है मिनिमम तो वह राष्ट्रीय पार्टी बन सकता है। यह दूसरा क्राइटेरिया है। और तीसरी जो शर्त है, तीसरी जो क्राइटेरिया है वह यह है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वह 4 लोकसभा सीट या विधानसभा सीट 4 राज्यों से जीतता है या 4 राज्यों में 6% से अधिक वोट हासिल करता है तो वह जो पॉलिटिकल पार्टी होगा वह नेशनल पार्टी बन सकता है। तो यह 3 क्राइटेरिया जो है वह 3 क्राइटेरिया में एक क्राइटेरिया अगर कोई पूरा करता है तो वह नेशनल पार्टी बन सकता है। तो अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें जो कि 10 अप्रैल को इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, तो आम आदमी पार्टी बेसिकली आप देखेंगे तो पहला जो क्राइटेरिया है वह 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का मान्यता उसको मिला। और कैसे मिला इसके बारे में हम अभी आपको बात करते हैं कि आप दिल्ली में, आपको पता होगा कि दिल्ली में उसने शासन व्यवस्था पिछले 2 बार से चला रहा है, बहुत ही एक थंपिंग मेजोरिटी से वहां 2 बार जीतने में सफल रहा है। और अभी हाल ही में पंजाब में भी वह अपना सरकार बनाया है। तो 2 राज्यों में वह ऑलरेडी सरकार बना करके मान्यता प्राप्त दल बन चुका है। साथ ही साथ अभी पिछले साल गोवा में इलेक्शंस हुए जहां पे लगभग 7% वोट, 6.77% उसके पास वोट आए, तो गोवा में भी उसने 6% से ज्यादा वोट हासिल कर लिया और वहां पे राज्य स्तर का पार्टी वह बन गया। और अभी यहाँ पे 2 राज्यों में इलेक्शंस हुए, एक इलेक्शंस गुजरात में हुआ और दूसरा इलेक्शंस विधानसभा के हिमाचल प्रदेश में हुए। हिमाचल प्रदेश में हालांकि आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, केवल 1% वोट वह ला पाया, लेकिन गुजरात में वह 13% वोट लाने में सफल रहा, 5 लगभग वहां पे सीटें भी वह उसने जीता। तो गुजरात ऐसा चौथा राज्य उसका बना जहां पर वह मान्यता प्राप्त जो राज्य स्तर का दल बना, क्षेत्रीय दल बना। और इस कारण से ही गुजरात के बाद आम आदमी पार्टी यह क्राइटेरिया पूरा करने में सफल रहा और आम आदमी पार्टी को अब राष्ट्रीय स्तर का दल बनाया गया है। और अगर राष्ट्रीय दल के इतिहास के बारे में देखें तो राष्ट्रीय दल जो है वह स्वतंत्रता के बाद जबकि प्रथम आम निर्वाचन हुआ, प्रथम जो आम चुनाव हुआ, फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 में हुआ। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के समय बेसिकली 29 ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज थे जो इलेक्शन कमीशन के सामने वो कहा था कि हमें राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के पहले 1952 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ मानदंड तय करके ऐसे 14 पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल पार्टीज बनाया था। लेकिन 1952 के इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स आए उसको एनालिसिस करने के बाद 1953 में 14 में से केवल 4 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे बचे जिसको नेशनल पार्टीज का दर्जा दिया गया था। और वह 4 पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन थे? कांग्रेस, जनसंघ, प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ऐसे 4 पॉलिटिकल पार्टी ये राष्ट्रीय दल थे फर्स्ट आम इलेक्शन जो जनरल इलेक्शंस थे उसके बाद। और इसके बाद कुछ ऐसे क्राइटेरिया के कारण से अलग अलग समय पे अलग अलग जो राष्ट्रीय दल हैं वह रहे हैं। अभी जो है वह 6 राष्ट्रीय दल हैं जिसके बारे में हमने चर्चा किया है। अब मूल बात यह है कि राष्ट्रीय दल के बारे में इतना क्यों बातें की जा रही है, क्यों ऐसे बात की जा रही है कि हाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज है वह नेशनल पार्टी बन गया है। तो क्या एडवांटेजेस हैं, कौन से ऐसे लाभ हैं जिसके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि वह राष्ट्रीय दल के रूप में उसको मान्यता मिले? तो एक इमेज की बात होती है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहता है कि हमें एक नेशनल पार्टी के रूप में दर्जा मिले ताकि उस वह कह सके कि यस
वी आर द नेशनल पार्टी, मतलब कि हमारा जो हॉराइजन है, हमारा जो एक पहचान है, हमारा जो प्रभाव है, वह राष्ट्रीय स्तर पर है। तो एक तो यह है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो एक बात है कि जो चुनाव चिन्ह होता है, जो इलेक्शन के सिंबल होते हैं, कोई भी जो नेशनल पार्टी बनता है उसके लिए राष्ट्रव्यापी, उसके लिए जो उसका सिंबल होता है वह रिजर्व कर दिया जाता है। मतलब कि अगर आम आदमी पार्टी का झाड़ू ब्रूम जो इसका चुनाव चिन्ह है, वह पहले केवल अगर दिल्ली में था तो केवल दिल्ली में ही उसके लिए रिजर्व था। अगर वह नेशनल पार्टी नहीं था तो केरला में हो सकता है किसी को दूसरा को दिया जा सकता था, महाराष्ट्र में किसी दूसरे को दिया जा सकता था। लेकिन अब वह जैसे ही नेशनल पार्टी बनता है तो अगर केरला में इलेक्शन नहीं भी लड़ता है और 5 साल के बाद वह इलेक्शन वहां पे कॉन्टेस्ट करेगा, तब भी उसके जो सिंबल, इलेक्शन सिंबल होंगे वह रिजर्व रहेंगे, किसी को नहीं दिया जाएगा। तो यह सबसे एक महत्वपूर्ण एडवांटेज है, सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि राष्ट्रीय पार्टीज के जो इलेक्शन सिंबल होते हैं वह राष्ट्रीय स्तर पर उसके लिए रिजर्व कर दिया जाता है। दूसरा, आप सुनते होंगे कि इलेक्शन कैंपेन के समय में सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने स्टार कैंपेनर को रखते हैं, स्टार प्रचारक को रखते हैं। तो जो नेशनल पार्टीज होते हैं उसको अधिकार होता है कि वह 40 अधिकतम 40 अपने स्टार प्रचारक रख सकता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो क्षेत्र में अगर कोई स्टार प्रचारक जाता है तो कोई राष्ट्रीय पार्टी का अगर वह स्टार प्रचारक होगा तो जिस क्षेत्र में वह जाएगा उस क्षेत्र के उम्मीदवार के इलेक्शन के जो खर्चे होंगे उसमें वह नहीं जोड़ा जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ मानदंड तय किए हैं कि इलेक्शंस में लिमिटेशंस हैं खर्चे करने की, कि एक लोकसभा के, एक विधानसभा के इलेक्शंस में अधिकतम कितने पैसे खर्च किया जा सकता है। और कोई भी जो बहुत बड़ा स्टार कैंपेनर होता है वह उसके कहीं भी भाषण और कहीं भी रैली पे बहुत बड़े खर्च होते हैं। तो जो भी राष्ट्रीय स्तर के दल है उसको यह फायदा होता है कि अगर स्टार प्रचारक के रूप में उसको घोषित किया गया है तो वह कहीं भी कैंपेन करेगा तो उस क्षेत्र के उम्मीदवार के रूप में उसके खर्चे नहीं जोड़े जाएंगे। तो यह दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा यह है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी AIR ऑल इंडिया रेडियो में चुनाव के समय पे उसको कुछ समय दिया जाता है और वह समय जो होता है वह फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। वह मतलब कि अपने पार्टीज का कैंपेन कर सकता है, एडवर्टीजमेंट कर सकता है दूरदर्शन पर और आकाशवाणी पर, जो कि मुफ्त में मिलता है, कुछ उसको समय स्लॉट दिए जाते हैं। और चौथा फायदा यह होता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उसको अपना पार्टी ऑफिस बनाने के लिए मुफ्त में सरकार जमीन भी देती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऐसे लाभ हैं जो राष्ट्रीय पार्टीज को मिलते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे और भी फायदे होते हैं, जैसे कि डोनेशंस जो पार्टीज को मिलते हैं वह राष्ट्रीय पार्टी को ज्यादा डोनेशंस मिलता है। कुछ ऐसे फायदे होते हैं जैसे कि जो मतदाता सूची जो होता है उसको मुफ्त में 2 प्रतियां दी जाती हैं। इलेक्टोरल जो कॉलेजेस में के जो सूचियां होती है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुफ्त में देती है। तो ऐसे कुछ लाभ राष्ट्रीय पार्टी को दिया जाता है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय पार्टी किस आधार पे बनते हैं और राष्ट्रीय पार्टी के बनने के लाभ क्या हैं उसके बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा किया है। और अब अगर किसी आप में से किसी को इस टॉपिक पे किसी तरीके का ओपिनियन हो, किसी तरीके का क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में करें। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके के करंट इश्यूज और कंटेम्पररी इश्यूज पे इसी तरीके की वीडियो लाते रहें। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।